प्रदेश की राजनीति जो चल रही है और आगामी उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ छोटी मोटी पार्टी या जाति के नाम पर बनी हुई पार्टियों की दलाली और ब्लैकमेलिंग जो चल रहा है वो आप लोग भी देखते होंगे। और फिर कल यानी 7 तारीख को शाम को मोदी कैबिनेट का विस्तार है, उस पर भी कुछ बात करना था मुझे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो हमारे यहाँ के डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनको मिलने वाली है। वो डॉक्टर संजय निषाद जो अपने बिरादरी, अपने समाज की समस्याओं के निवारण के लिए पार्टी बनाते हैं और मुझे लगता है कि उनकी सारी समस्या कल शाम को खत्म होने वाली है। राजू भैया आ गए हमारे रामलखन से, राजू यादव जी नमस्कार भैया, स्वागत है आपका। अजय कुमार स्वागत है आपका। अर्जुन बाबू स्वागत है आपका। तो मैं ये कह रहा था कि कल मोदी कैबिनेट का विस्तार है और विस्तार में तमाम न्यूज़ चैनल और टीवी चैनल अखबारों सोशल मीडिया पे जुड़ के आप लोग देखते होंगे बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये फलाने मंत्री बनेंगे या फलाने मंत्री बनेंगे, जिसमें एक नाम डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र इंजीनियर परवीन निषाद का है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कल से पूरे निषाद बिरादरी की समस्या खत्म होने वाली है। इतनी खुशखबरी है कि कल से पूरा समाज बिल्कुल खुश हो जाएगा, सारी समस्याओं का जड़ खत्म हो जाएगा कल से, क्योंकि उनके हिसाब से उनके बेटों को मंत्री पद मिल जाएगा तो पूरा निषाद समाज खुश हो जाएगा और पूरे निषाद समाज की समस्या दूर हो जाएगी। इसी बातों के लेके पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि कभी संजय निषाद हो, कभी एक और है हमारे सलेमपुर के ओम प्रकाश राजभर, इनका भी शायद कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी की भी बात सुनते होंगे। ये दो नेता जो हैं पूर्वांचल के, दोनों बकचोदी करने वाले नेता, एक डॉक्टर संजय निषाद जो अपने आप को एक तो पॉलिटिकल गॉड फादर कहते हैं और एक महामहिम कहते हैं। ये पता नहीं इनको कौन उपाधि दिया है या कौन बुलाता है, ये खुद ही अपने आप में पॉलिटिकल गॉड फादर हो गए और महामहिम हो गए। और एक ओम प्रकाश राजभर है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद का इतना भयंकर जहर घोल रहे हैं। और आप समझिए, कोई आदमी अगर किसी भी समाज का और किसी भी जाति की बात उठा रहा है, गरिमा हॉस्पिटल के भाई साहब कह रहे हैं लाइव चल नहीं रहा है, क्या हुआ? मतलब क्या आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है या लाइव में दिक्कत चल रहा है, नेटवर्क में कोई दिक्कत है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद, मैं मान रहा हूँ कि अगर आप अपनी बिरादरी, अपनी जाति, अपने समाज के कल्याण के लिए पार्टी बनाए हो या उनके हितों की बात उठाना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जरा आप ध्यान दीजिए, ओम प्रकाश राजभर को 2017 में ओम प्रकाश राजभर की भाजपा भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है और गठबंधन में कुछ सीट देती है लड़ने के लिए, और जब सरकार बनता है तो ओम प्रकाश राजभर क्या करते हैं, अपने बनते हैं कैबिनेट मंत्री और अपने दोनों लड़कों को दर्जा प्राप्त मंत्री बनवाते हैं, किसी आयोग का अध्यक्ष बनवाते हैं। यही हाल डॉक्टर संजय निषाद क्या करते हैं, पहली बार गोरखपुर के लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जब उनका गठबंधन होता है और वो साइकिल के सिंबल पर उनका लड़का चुनाव लड़ता है, जीत जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गठबंधन टूटता है, फिर भाजपा से गठबंधन होता है, फिर उनका लड़का भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ता है संत कबीर नगर से और सांसद बनता है। ये मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी ये जातिवादी जाति के नाम पर जाति के ठेकेदारी करते हैं, जाति की दलाली रखते हैं, जाति की दलाली करते हैं, ये लोग किसी समाज का भला करने वाले नहीं हैं। और अगर किसी के मन में इनके प्रति कोई आस्था है, किसी के मन में लगता है कि ये हमारे जाति का उद्धार करेंगे, तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए आप लोग। जब भी इनको मौका मिलता है, पीछे का इतिहास भी उठा के देख लीजिए, जो वर्तमान भी देख लीजिए और आने वाले भविष्य में भी देख लीजिएगा, सभी लोग यहीं रहेंगे। ये अपने और अपने बेटों, अपने परिवार, अपने कुनबे के अलावा किसी भी समाज का भला नहीं चाहते हैं।
गठबंधन में सीटें मिलती है, कितने गैर लोगों को ये लोग टिकट देते हैं या जितवाते हैं या भागीदारी बनाते हैं, सरकार का हिस्सा बनाते हैं या विधानसभा या लोकसभा में चुन के भेजते हैं। डॉक्टर संजय निषाद अपने लड़के को अगर बना सकते हैं सांसद, तो किसी और को भी बना सकते थे, अपनी ही बिरादरी को किसी और को बना सकते थे। आज मंत्री पद की बात कर रहे हैं। अभी पीछे मैंने देखा था, ये गए थे गृह मंत्री से मुलाकात करने और जेपी नड्डा से कई लोगों से मुलाकात किए, और उसके बाद ये मीडिया में आए और कहने लगे कि मुझे भाजपा डिप्टी सीएम बनाए। मतलब कि भाजपा इनको डॉक्टर संजय निषाद को डिप्टी सीएम बना दे और पूरे निषाद समाज की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आप जरा चौंक के देखिए, ये ऐसे नेता हैं कि इनके मुंह से कभी ये नहीं निकलता है। और मैं मानता हूं और मेरे जैसे हजारों लोग ये मानते हैं कि किसी भी बिरादरी, किसी भी जात, किसी भी समाज को अगर आगे ले जाना है तो सबसे बड़ा कोई रास्ता है तो वो रास्ता है शिक्षा का, वो रास्ता है मेहनत का। कोई पार्टी, मैंने पीछे भी कहा है कि कोई पार्टी, कोई नेता किसी का घर नहीं बनवा देगा, ना कोई किसी को खाने का देता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद मेहनत लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत है। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक लाइव में कहा था, ये लोग आरक्षण की बात करते हैं ना डॉक्टर संजय निषाद, तो मैंने मेरा एक लाइव आप देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर आरक्षण से ही किसी जाति व्यवस्था और किसी समाज का उद्धार हो जाता तो आज तक 70 सालों से जो लोग आरक्षण पा रहे हैं, जिस वर्ग के लोग आरक्षण मिल रहा है, ये लोग कितने ऊपर चले गए। सीखना अगर है, मैं कहता हूं, और मैंने एक दिन और राजू यादव भैया है, बड़े भाई हैं राम लक्ष्मण को, वो देख रहे, एक दिन हम लोग बैठे थे कहीं, और उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर सीखना है तो यादव बिरादरी से सीखना चाहिए। ये तो आरक्षण नहीं मांगे, और मैं उन निषाद बिरादरियों को सबसे ज्यादा कहता हूं। अभी ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें संजय निषाद के बारे में या किसी और के बारे में सारी नेगेटिव बात बता रहा हूं। अभी मैं पॉजिटिव बात भी करूंगा कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ऐसा नहीं है कि जातिवाद या एक जाति का समर्थन करना सब कुछ गलत ही होता है, सही भी होता है, कहीं करना भी चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में पड़ के हम भविष्य को ना सोच सके, हम अपना नुकसान कर बैठे, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि एक दिन हम बैठे थे, राजू यादव थे राम लक्ष्मण के, और तब मैंने कहा था कि अगर किसी को सीखना है तो यादव बिरादरी से सीखिए। वही यादव बिरादरी जो आज निषाद कर रहे हैं ना, निषाद पार्टी के लोग या कुछ लोग उनके अनुयायी, आज के 20-30 साल 40 साल पहले जब निषाद या केवट मल्ला जिस तालाब, नदी, पोखरे के किनारे पूरे दिन मछली मारता था और मछली मार के जीवन यापन करता था, उसी तालाब और नदी पोखरे के किनारे यादव लाठी लेके भैंस चराता था। क्या कारण है कि आज यादव बिरादरी, यादव समाज अपने आप को उस स्तर से उठा के इतना ऊपर पहुंचा दिया? इसमें आरक्षण काम किया है क्या? उनको आरक्षण मिला है क्या? हाँ, वो बात अलग है कि सरकार के तंत्र से उनको सहयोग मिला है, लेकिन सिर्फ सहयोग से सब कुछ ये संभव नहीं हुआ है। यादव समाज, यादव बिरादरी मेहनत करके दिखाई है। जब आपको समर्थन मिल रहा हो और उसके साथ साथ आपकी मेहनत भी हो, तब आप आगे जा सकते हैं। सिर्फ किसी के भरोसे बैठ जाना, सिर्फ ये अपना निषाद समाज सिर्फ इस भरोसे बैठ जाए कि डॉक्टर संजय निषाद ही जो करेंगे वो करेंगे, इस मानसिकता में, जैसे एक मानसिकता समाज में रहती है कि जो कुछ करता है सब भगवान करता है। तो क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई मर्डर कर रहे हैं, किसी लड़की को छेड़ दे रहे हैं, तो ये भी भगवान कराता है क्या? हम दारू पी रहे हैं तो भगवान पिलाता है क्या? हम दिन रात घर में बैठे हैं और हमारी कोई आय का स्रोत नहीं है तो ये भगवान करवा रहा है क्या? हर बात को एक ही नजरिए से देखना ये ठीक नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद, मैंने बताया कि पॉजिटिव बात यह है कि डॉक्टर संजय निषाद ने बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ग है, परसेंटेज है निषाद समाज का और मछुआ समाज का, जिन्होंने जागृत किया है और समाज को जोड़ा है, समाज को जागरूक भी किया है और समाज को जोड़ा भी है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके आड़ में वो क्या करते हैं? परिवारवाद, पुत्र मोह। और ये सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी ये ऐसे समाज और समाज के ठेकेदार, जाति के दलाली करने वाले लोग किसी भी पार्टी में अगर प्रतिनिधि बन के जाते हैं, हर पार्टी, मेरा मानना है और सब लोग जानते हैं, कोई पार्टी हो या वो संगठन के हिसाब से हो या सरकार का हिस्सा हो, हर पार्टी हर बिरादरी के नेताओं को मौका देती है
और अगर सरकार में हो तो सरकार का हिस्सा ही बनाती है, मंत्री भी बनाती है। उसमें उस पार्टी और सरकार का स्वार्थ भी होता है। पार्टी और सरकार ये चाहती है कि आप जाइए, अपने बिरादरी, अपने समाज की सेवा करिए, और उसके बदौलत हमें, मतलब इस पार्टी को वोट बैंक का कुछ हिस्सा मिलेगा चुनाव में, ये लालच रहता है। और ये नेता जिनको मंत्री बना दिया जाता है या जिनको पावर पद मिल जाता है, वो करते क्या है? आज इनके बेटे, मैंने उदाहरण दिया ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर जब कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, तो इनके दोनों लड़के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। ये अगर अपने राजभर समाज के इतने हितैषी थे, तो वही दोनों पद दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का किसी और परिवार के लोगों को क्यों नहीं दिलवा दिए? संजय निषाद अगर इतने निषाद समाज के इतने हितैषी हैं, इतने उद्धार करने वाले हैं, तो आज मांगे क्यों नहीं मांगते हैं कि किसी और को एमएलसी बना दिया जाए, किसी और को राज्यसभा सदस्य बना दिया जाए, या किसी और निषाद के बेटे को, निषाद भाई को, किसी को मंत्री बना दिया जाए? सब कुछ स्वार्थ है और सब कुछ आप अपने लिए चाहते हैं। आप देखना, आज ये अपने लिए डिप्टी सीएम का पद मांगते हैं। डिप्टी सीएम मिल जाएगा इनको, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। निषाद अपने आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाएगा, निषाद को आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी और सारी समस्याओं का जड़ खत्म हो जाएगा सिर्फ इनके डिप्टी सीएम बनने से। कल को इनका लड़का, अगर, मुझे तो लगता है कि मैं कह रहा हूँ, हर पार्टी, हर सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी का संगठन हो या सरकार हो, हर बिरादरी को मौका देती है और उसमें उसका स्वार्थ होता है कि आपके बिरादरी का कुछ वोट शेयर हमको चुनाव में मिलेगा। तो कल हो सकता है डॉक्टर संजय निषाद के लड़के इंजीनियर परवीन निषाद को मंत्री बना दिया जाए केंद्र में। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, अभी से आपको बधाई देते हैं। लेकिन ये समाज के जो लोग हैं, बहुत ऐसे वर्ग हैं जो सिर्फ अंधभक्ति में जुटे हुए। अंधभक्ति, देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मोदी की अंधभक्ति। किसी की पार्टी के समर्थक आप हो सकते हैं, किसी भी पार्टी का आप समर्थन करिए, ये अच्छी बात है। आपकी विचारधारा कोई अलग हो सकती है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने का सामर्थ्य होना चाहिए आपके अंदर। ये मैंने बार बार कहा है कि हम उनमें से नहीं हैं। जो गलत है उसको गलत कहने का सामर्थ्य है, और जो सही है वो सही कहने का ताकत है और रखते हैं। आज ये लोग, जितने भी लोग ये जाति की दलाली, आप जरा सोचिए कि अमित शाह से मिलने गया होगा ये आदमी, तो अमित शाह के सामने, या आज कल को मोदी गवर्नमेंट की जो कैबिनेट विस्तार होगा उसके सामने डॉक्टर संजय निषाद दिखता है क्या? उसके सामने उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ा वर्ग और बहुत बड़ा औसत आबादी दिखती है, और उस आबादी के चक्कर में, उस आबादी के कर्ज के तले अगर इनको मंत्री बना दिया जाता है तो कितना उद्धार कर देंगे भाई। ये आरक्षण करके समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये मंत्री बन जाएंगे तो आरक्षण दिलवा देंगे क्या? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग जानते होंगे आरक्षण व्यवस्था क्या है। आरक्षण किसी मंत्री और मुख्यमंत्री के बस की बात है क्या? इनकी हिम्मत है क्या आरक्षण दिलवा दें? %15 आरक्षण अगर है एससी का और 27% ओबीसी का। ओबीसी के अभी पीछे आपने सुना था, ये चुनाव आता है तो ये जुमला चलता रहता है। अभी इस सरकार में भी चला, पीछे मायावती जी ने भी किया था, अखिलेश जी ने भी किया था कि 17 जातियों को हम एससी में डाल रहे हैं, अनुसूचित जाति में डाल रहे हैं। भैया एक बात बताइए कि 15% लगभग अनुसूचित जाति का कोटा है और 27% है ओबीसी का। ओबीसी में जितने लोग हैं उसमें से 17 जातियों को हम निकाल के और इसमें डाल देंगे अनुसूचित में, जहां 15% है। अब बताइए, जहां 15% अनुसूचित जाति का कोटा है उसमें पहले से ही न जाने कितनी बिरादरी है, उसमें 17 लोग और जुड़ जाएंगे तो क्या हिस्सा आएगा उनको? उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई भी पद हो, कोई भी नौकरी हो, कुछ किसी चीज का लाभ मिलने वाला नहीं है। और वहां जहां पे 20-25 लोग ओबीसी विभाग में थे उसमें से 17 लोग निकल गए, 27% का कोटा, वो तो जो लोग बचेंगे उनके मजे आ जाएंगे। तो सिर्फ आरक्षण जातियों को इधर उधर करना नहीं है, ये टेक्निकल है और किसी मंत्री और किसी मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है। रविंद्र निषाद पत्रकार जी हैं, आपका स्वागत है। और आप बोले भाई साहब 2 मिनट विधानसभा रुद्रपुर भी बोल दीजिए। बोलूंगा भाई साहब, बिल्कुल बोलूंगा, और आप बने रहिएगा, मैं आया हूँ ही बोलने के लिए। अभी थोड़ा कंप्लीट कर ले लीजिए आरक्षण की व्यवस्था। ये आरक्षण लगा के रखते हैं कि हम जीते तो आरक्षण हो जाएगा। किसी की हैसियत नहीं है जब तक केंद्र सरकार और राष्ट्रपति और
सदन के दोनों सदनों से पास न किया जाए, किसी मंत्री और मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है। और अगर इतना ही आसान होता तो मायावती को करने में क्या दिक्कत थी? वो अपने घर से गेहूं बेच के देती क्या? अखिलेश यादव जी को करने में क्या दिक्कत थी? वो अपने घर से देते क्या गेहूं बेच के? या योगी जी को क्या दिक्कत है आरक्षण देने में? लेकिन अब इतना आसान है आरक्षण आरक्षण कह के इसको हर लोग इसको मुद्दा बना के और समाज की दलाली, समाज की ठेकेदारी करते हैं, और इसके चक्कर में कुछ नादान लोग फंसते जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि पहले भी मैंने कहा है कि किसी भी समाज, किसी भी जाति को अगर आगे बढ़ना है तो कोई उनके समाज का ठेकेदार और कोई नेता उनको आगे नहीं बढ़ा सकता। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होने को बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को बोलिए। और जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई भी काम करेंगे तो दमदारी से करेंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगा। समाज, किसी बिरादरी, किसी परिवार को आगे बढ़ने का क्या सबसे मेन मूल बात जो क्या है, वो क्या होना चाहिए? समाज, वो बिरादरी, वो परिवार, वो समाज जागरूक होना चाहिए, पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए, पावर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब आप पढ़ेंगे तभी तो सरकारी नौकरी में जाएंगे, तभी तो आप न्यायपालिका में जाएंगे, कार्यपालिका में जाएंगे, कानून व्यवस्था में जाएंगे, तब तो आपका परिवार, आपका समाज आगे बढ़ेगा। आपने देखा नहीं, मैंने उदाहरण दिया है अभी यादव समाज का, कि यादव समाज कोई आरक्षण लिया है क्या? या जो लोग आरक्षण ले रहे हैं 70 साल से, वो कितने ऊपर हैं? अगर आरक्षण ही सब कुछ है तो फिर तो ये इन लोगों को सबसे ऊपर हो जाना चाहिए था। जाति वर्ण व्यवस्था सही है। मैंने कहा कि हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। पॉजिटिव बहुत सारी बातें होती है। जहाँ आपके साथ अन्याय हो रहा है वहाँ एकजुट होना पड़ता है, और होना भी चाहिए। जहाँ आपके अधिकार की ज़रूरत है वहाँ मांगिए। पूरी कोई भी समाज अगर एकजुट होकर आरक्षण मांग रहा है, अगर उसको ज़रूरत है तो अच्छी बात है। लेकिन ज़रा आपने उस आंदोलन को कुछ लोग हाईजेक करके और उसको उसकी गिरवी रख के, उस पूरे बिरादरी के जनसंख्या प्रतिशत को गिरवी रख के और अपना फायदा कर लेते हैं। अपना आज तो कर ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी में इनके पोते, इनके नाती पोते, लड़के सब के सब मंत्री, विधायक, सांसद होंगे। और आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला। एक और, अभी देखिए बिहार में एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मुकेश साहनी जी। भाजपा के साथ गठबंधन हुआ, उनके 4 विधायक जीत के आए और ये अपना खुद सीट हार गए। भाजपा ने इनको एमएलसी बनाया और उसके बाद मंत्री बना दिया। आज तक आरक्षण आरक्षण कहीं नहीं था, भाड़ में गया, मंत्री पद मिल गया था, मौज मस्ती थी, पूरा आवास मिला हुआ था, सब खर्चा मिला हुआ था, करोड़ों लाखों का सब कुछ चल रहा था, काम बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे यूपी चुनाव आ गया, ये वीआईपी पार्टी का लेके आ गए यहाँ पे उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश में। अब ये आरक्षण दिलवाएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि कौन कौन आरक्षण दिलवाएगा भाई निषाद समाज को? मुकेश साहनी दिलवाएंगे, संजय निषाद दिलवाएंगे, एक और मथुरा से चल के आ रहे हैं कुंवर निषाद। कैसे कैसे? मैंने बताया कि जातिवाद होना चाहिए। जातिवाद कोई पहले जब जाति वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो आप में से हर लोग जानते हैं कि ये जाति कोई संवैधानिक या पहले से चली आ रही कोई जाति व्यवस्था नहीं है। ये तो वही व्यवस्था है कि जो जैसा काम कर रहा था उसको उसी नाम से विभाग दे दिया गया। जैसे आज भी आप जानते होंगे, एक स्वागत है आपका सूरज जनार्दन शर्मा जी, आप जरा बताइए कि कोई ऐसी मुद्दा हो और आप एडवोकेट भी हैं, आपके 100,000-500 एडवोकेट वकील लोग जुट जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये वकील की पूरी बिरादरी जुटी हुई है। और वकील नाम से कोई बिरादरी तो है नहीं। डॉक्टर अगर 150 कहीं जुट जाए तो लोग कहते हैं कि ये पूरी बिरादरी आई हुई है। तो डॉक्टर तो कोई बिरादरी है नहीं। लेकिन आज जो बिरादरीवाद, जातिवाद है कि भाई ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी पैदा होगा, ठाकुर के घर ठाकुर ही पैदा होगा। इसमें वर्ण में आपने एक और देखा होगा कि ब्राह्मण, ठाकुर, शूद्र, वो वैश्य और शूद्र, ये भी वर्ण व्यवस्था जब आप पीछे अपने हिंदू सनातन धर्म के पौराण में जाएंगे तब पता चलेगा कि ऐसी कोई जाति व्यवस्था थी नहीं। ये तो एक कर्मों के हिसाब से काम करने के लिए था। और कई सारे वेदों में लिखा हुआ है कि आदमी जब पैदा होता है तो वो रहता तो शूद्र ही है, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से वो ठाकुर और ब्राह्मण सब कुछ बन सकता है। ये वर्ण व्यवस्था जो आप शूद्र की बात करते हैं, कई लोग जानते होंगे ये क्यों बनाया गया था। ये सबसे ऊंची जो
वो दिया गया था पंडित को, ब्राह्मण को। वो क्यों दिया गया था? क्योंकि ब्राह्मण उस जमाने में सलाहकार रहते थे और निर्णय लेने की क्षमता रहती थी इनके अंदर। ये निर्णय देते थे और सलाह देते थे और मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। कई सारा वर्ग था, कुछ वर्ग आज भी है और वैसा तब भी था, आज भी कुछ ऐसा वर्ग है। जैसे मैंने बताया कि एक समाज का कोई ठेकेदार जो कह देता है, हजारों लोगों की भीड़ चल पड़ती है, लेकिन कुल मिला के उनके पास दिमाग नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। आज भी हर काम में आपने नीचे कैटेगरी के कई लोगों को देखा होगा कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। उनका सुपरवाइजर, उनका मैनेजर, उनका जो भी ऊपर का अधिकारी होगा वो जैसा कहता है वैसा ही होता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कर्म करने वाले लोगों को उस समय शूद्र कहा गया। कुछ लोग काम करके जैसे बनिया वनिया थे, ये लोग व्यवसाय टाइप के करते थे, इनको ये वैश्य कहा गया। और जो लोग जिनके अंदर सामर्थ्य था लड़ने का, गलत को गलत और सही सही करने का, उनको क्षत्रिय का वो दिया गया। खैर ये अलग बात है। तो मैं कह रहा था कि आप सभी लोग जो भी युवा हैं और जितने ये जातिवादी टाइप के लोग हैं जो लीडर बन रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज को, ये असल मायने में समाज के दुश्मन हैं। ये कहीं कोई समाज का भलाई करने वाले नहीं है। अगर भलाई करते तो इनका इतिहास उठा के देख लीजिए कि कितनी भलाई कर रही है। अपने बेटे को, दो बेटे को कैबिनेट मंत्री बना दिया था ओम प्रकाश राजभर ने। बोलने का ढंग नहीं है ऐसे आदमी को। वो आदमी ओम प्रकाश राजभर, अब सुनिए, अभी पीछे आप लोगों ने सुना होगा कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहा है और वो आदमी ये कह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 5 साल में 5 सीएम बनाएंगे, 5 मुख्यमंत्री, और 5 साल में 20 डिप्टी सीएम। अब बताइए, ये चोरों की फौज खड़ा करेगा लूटने के लिए कि भैया जितना जिसको लूटना हो लूट लो। एक आदमी तो संभाल नहीं पा रहा, कोई अकेले आदमी है जिसमें हिस्सेदारी नहीं है मुख्यमंत्री कुर्सी और पावर की, उससे तो संभाला नहीं जा रहा। एक साल के लिए ओम प्रकाश राजभर फार्मूला लेके आए हैं कि पहले साल मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, दूसरे साल राजभर होगा, तीसरे साल कुर्मी होगा, चौथे साल पटेल होगा, ऐसे करके 5 साल का इन्होंने हिसाब बनाया। अब जो मुख्यमंत्री 1 साल रहेगा कितना काम कर देगा वो, आपको क्या लगता है? भाई उसको कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। वो तो आज बना और जितना लूटना खचोटना है वो करा, मौज मस्ती किया और निकल लिया। भाई आगे जो आगे आएगा जवाबदेही वो देगा। 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे ये। अभी पीछे आज तक पे एक डिबेट चल रहा था, डॉक्टर संजय निषाद और ये ओम प्रकाश राजभर दोनों आपस में ये काउंटर में क्वेश्चन चल रहा था। अब बोलने तक तो ढंग नहीं। संजय निषाद कह रहा कि रेटे मत कहो हमको। अब बताओ, वो रेटे भी कह रहे हैं। इन दोनों के मुंह से कभी ये नहीं निकला है कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कराइए, आप अपने बच्चों को मेहनती बनाइए, आप अपने बच्चों को कठिन परिश्रम करना सिखाइए। ये नहीं कहेंगे आप। कोई भी समाज का नेता, उसके साथ जो पीछे भीड़ रहती है वो कभी ये नहीं चाहता कि ये भीड़ कभी आगे बढ़ जाए या संपन्न हो जाए, क्योंकि जब ये भीड़ संपन्न हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, तो मेरे पीछे रहेगा कौन? ये भीड़ जुटाएगा कौन? ये लोग यही चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं इन दोनों के मुंह से कभी ये नहीं निकलता कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, आप अपने बच्चों को मेहनती बनाइए, आप अपने बच्चों को सामर्थ्यवान बनाइए या कड़ी मेहनत करवाइए। और वही यही एक रास्ता है किसी समाज और किसी बिरादरी और किसी परिवार को आगे ले जाने का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये संजय निषाद भाषण क्या देता है? आज जरा अभी फेसबुक लाइव पे कहीं भी जाकर पूरा हिस्ट्री निकल के देखिए, जहां भी इसका भाषण होगा, जहां भी इसका मंच लगा होगा, ये कौन सा भाषण देता है? भाई ये कौन सा समाज को शिक्षा दे रहे हो तुम? ये भाषण देता हो कि झौआ हवा कि पौआ, तो जनता कहती है झौआ। तो नदी नाला तुम्हारा था कि उनका था? तो कहती है हमारा था। ये पेड़ हमारा था कि उनका था? तो हमारा था। तो फिर कहता है तो बोलो जय निषाद राज, तो कहते हैं जय निषाद राज। फिर कहता है कि नदी नाला वापस लेना है कि नहीं लेना है? तो लेना है। ये जंगल पाट सब वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए। तो बोलो जय निषाद राज। मतलब ये आधे घंटा 1 घंटा जितना भी भाषण देगा, इसके अलावा कुछ जानता वानता नहीं है ये। अब उठा के देख लीजिए, ये कौन सा नेतागिरी है भाई? ये कौन से तुम समाज को बदलने आए हो? तुम ऐसे समाज बदलोगे कि झौआ हवा कि पौआ, नदी नाला? अरे नदी नाला को हर देश और हर सरकार, हर समाज डेवलप की बात कर रहा है और तुम जंगल लेने की बात कर रहे हो। और जंगल है कहाँ? तुम जंगल लेके करो क्या? और सच्ची बात कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा सब लोगों को। सही मायने में जितने भी
हम लोग के कैटेगरी के जो लोग थे, नदी उस जमाने में शहर और गांव तो था नहीं, जंगल राज ही था टोटल। जंगल, और ना कोई संसाधन था, ना रोड था, ना बिजली था, ना खाना था, ना अन्न था, ना कुछ था। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जंगलों में जीवन यापन करता था। कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा आपको आज़ादी में, या कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा देश में। देश समाज जब एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहा, तो आप उसमें आग लगा रहे हैं, आप उसमें जहर डाल रहे हैं। झुआ हवा की पौआ, ये कौन सी भाषा है भाई, ये कौन सा भाषण है। अगर किसी आदमी को, अगर समाज के असली हितैषी है वो समाज का, तो बिना किसी पावर और बिना किसी पद का, मैं समझता हूं कि अगर मेरी बातों, जितनी भी मैं बात चाहे फेसबुक माध्यम से लिखता हूं या लाइव आता हूं, अगर एक भी आदमी के अगर मन में ये सही लगता हो, तो मुझे लगता है कि मेरी बातें सफल होगी। और मुझे किसी पावर और सत्ता की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पावर और सत्ता मिल जाएगा जब ही मैं लोगों को समझा पाऊंगा, तब तो मैं लूट घसोट में लग जाऊंगा। और आपको दिखता नहीं है क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या। जितने लोग ये समाज के नाम पे जब वोट लेना रहता है तो आपके साथ चले आते हैं, आप हमारी जाति बिरादरी के हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप हमारे ये हैं, और जीतने के बाद ये भूल जाते हैं। मैं खुद प्रमाण हूं, सुनते तक नहीं है लोग कोई काम, एक छोटा सा काम नहीं होता है। और नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, और कई बार मैंने, ये हमारे परिवार ने कोशिश करके देखा, जिस दिन इस मुद्दे पे बोल दूंगा बहुत बड़ी आफत आ जाएगी कि छोटे से काम के लिए हमारे परिवार के साथ क्या किया गया था। एक छोटी सी मेडिकल हेल्प नहीं मिली थी और अब मेरी बहन मर गई थी। लेकिन बाहर बहुत लोगों का हम पीजीआई में इलाज कराते हुए देखते हैं, कहाँ कहाँ मदद करते हुए देखते हैं, कैश पैसा दे दिया जाता है, ये भी देखते हैं। वही कह रहे हैं, किसी के साथ एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था चांद के पार चलो, याद आ गया मुझे अभी कहने में। उस फिल्म का एक डायलॉग था कि जब कोई चीज़ बन के तैयार होती है ना, तो बनाने वालों के नाम से नहीं जानी जाती है, वो अपने नामों से जानी जाती है। कोई भी बिरादरी हो, समाज हो, राजभर बिरादरी जिस दिन बना के तैयार कर दिया ओम प्रकाश राजभर को, तो वो ओम प्रकाश राजभर अपने नाम से जाना जाता है। पावर उसको मिलता है, पैसा उसको मिलता है, सुख उसको मिलता है। आज निषाद समाज अगर खड़ा कर दिया है, इन लोगों को, जो मैं कह रहा हूँ, किसी बिरादरी के जो नेताओं को इतनी बड़ी गलतफहमी है कि ये इन लोगों के वजह से इनकी बिरादरी का वजूद है। ये दूसरी जो सच्चाई है उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि इनकी बिरादरी है, उनका बिरादरी का कर्ज है कि आज तुमको टिकट मिलता है, आज तुम जीतते हो, आज तुम विधायक बनते हो, आज तुम सांसद बनते हो, आज तुम मंत्री बनते हो, और आगे भी तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल रहेगा। ये तुम्हारी बिरादरी का कर्ज है। तुम्हारी बिरादरी का उतना वोट शेयर है जिससे पार्टी और सरकार लालच और स्वार्थ के बदले तुमको, वो लोग सब असलियत हर कोई जानता नहीं है। वो लोग तो यही जानते हैं कि तुम बिरादरी के मसीहा हो, और तुमको अगर हम पावर पद सत्ता दे देंगे तो तुम्हारी बिरादरी कुछ तो हमें वोट देगी। सिर्फ यही एक फार्मूला रहता है, नहीं तो कोई योग्यता पोग्यता कुछ नहीं होती है। योग्यता किसी समाज के और जातिवाद के जो दलाल नेता होते हैं, कोई योग्यता पोग्यता कुछ होती नहीं है, इनको मंत्री बना दिया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि टिकट मिलता है, वो भी एक ऐसा समीकरण है। अभी पीछे जिला पंचायत का जब चुनाव चल रहा था, उस पर टिकट कट गया था, जो विजयी उम्मीदवार हैं बड़े भाई सुनील निषाद जी, उन पे समीकरण में मैंने ये बात कहा था कि कोई पार्टी अगर समीकरण देखती है ना, तो पूरे बिरादरी का समीकरण देखती है। किसी आदमी को अगर मंत्री बनाया जाता है, किसी आदमी को टिकट मिलता है, किसी आदमी को विधायक बनाया जाता है, या कल को मोदी कैबिनेट में अगर विस्तार होगा और उसमें डॉक्टर संजय निषाद के लड़के को मंत्री बनाया जाएगा, तो उसमें पूरे निषाद समाज का कर्ज है और उसके पावर को देखते हुए बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर संजय निषाद बहुत योग्य हैं और उनके लड़के बहुत योग्य हैं, अनुभवी हैं, लेकिन उसी बिरादरी जिसके बल पे वो कहते हैं कि ना, कि कुछ परिवार ऐसे हैं, माँ बाप संपन्न हैं और ज़्यादा पावर है, पैसा है, उनकी बिगड़ेल औलाद, माँ बाप को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। यही हाल है, पूरा समाज माँ बाप है और उनके ये बिगड़ेल औलाद क्या करते हैं, जबकि इनका वजूद ही, माँ बाप नहीं होते तो इनका वजूद नहीं होता, ऐसी पूरी बिरादरी नहीं होती तो इनका वजूद नहीं होता। कोई पूछता नहीं इनको, इन बकलोलों को जिनको बोलने का ढंग नहीं है, बोलने आता नहीं है, ये लोग आज ब्लैकमेल करते हैं बड़े बड़े लोगों को, और वो लोग ब्लैकमेल हो जाएंगे क्योंकि आपकी ताकत है, आपका वोट बैंक है।
लेकिन वोट बैंक का सही इस्तेमाल न ये लोग कर पाते हैं, न कुछ वर्ग है, कुछ शेयर है जो कर ही नहीं पाता है। हम तो इनके पीछे लग जाते हैं। और ये बहुत सारी जाति बिरादरी में ये व्यवस्था है कि हम बिल्कुल पीछे लग जाते हैं। जो ये कहेंगे वही, एक पुरानी कहावत थी कि न खाता न बही, और जो ये कहे वही सही। पूरे समाज और बिरादरी को बेच के रखा है, बेच देते हैं ये लोग, गिरवी रख के अपने आप को हाईलाइट करते हैं। ये जब जाते होंगे तो आप क्या लगता है, आपको क्या बताते होंगे? ये बताते होंगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, या मैं इतना भाषण जानता हूँ, मैं इतना योग्य हूँ, मैं इतना अनुभवी हूँ। ये यही बताते होंगे कि मेरे पास 12%, 14%, 18%, 5% इतना वोट बैंक है, और जो मेरे मुट्ठी में रहता है ये मेरे सब गुलाम है। जहाँ मैं कहूँगा वहीं एक मुट्ठ गिरेगा, कह दूंगा नहीं तो नहीं, नोटा पे पड़ जाएगा। तब जाके सामने वाले को लगता होगा कि अरे ये इतना पावर है इनके पास, तो लाओ कुछ दे ही देते हैं इनको। तब इनको मंत्री और टिकट या कोई कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। ये लोग बनने के बाद क्या कितना समाज का भला करते हैं? इतना आप समाज का भला करते तो समाज को आज इतनी जरूरत नहीं रहती गिड़गिड़ाने की। इतने आप अच्छे होते तो जमीनी स्तर पर कितने लोग जुड़े हैं आपको। पार्टी जानती होगी आपके साथ बहुत संख्या बल है या बहुत लोग हैं, जनसंख्या है। आप कितने पानी में हो और कितनी सच्चाई है आपके अंदर, कितनी ईमानदारी है, ये हर कोई जो पढ़ा लिखा आदमी वो जानता है। सच्चाई तो यह है कि इतनी लालच है आप लोगों के अंदर, इतना स्वार्थ है, और उस स्वार्थ के अलावा आप जिंदगी में कुछ करते नहीं हो। कुछ भी मिलेगा, मैं कह रहा हूं, अगर पार्टी इनके साथ जिस भी पार्टी का गठबंधन हो, अगर वो पार्टी इनको 20 मंत्री और 20 विधायक सांसद बनाने का भी मौका देती है ना, डर के मारे कि लो आपके कोटे से आप 20 लोगों का नाम बताइए, 20 को मंत्री बनाएंगे, मैं दावा करता हूं कि अपने लड़के, अपने भाई, अपने भतीजा, अपने पूरे रिश्तेदार को ये लोग सांसद विधायक मंत्री बना देंगे। लेकिन एक भी कोई बाहरी आदमी बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये आए ही उसी लिए है, अपना भला करने के लिए, अपने परिवार का भला करने के लिए। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी पीछे डिप्टी सीएम का कुर्सी मांग रहे थे, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते थे, एमएलसी बनना चाहते थे, लड़का सांसद है। आप जरा बताइए कि अगर आपने सही, मैंने कहा कि आपने पार्टी बनाई है, बहुत अच्छा किया है, समाज को एकजुट कर रहे हैं, अच्छी बात है। पार्टी बनाया है आपने तो गठबंधन किया है आपने, अपने सिंबल से लड़ते ना, एक भी आपको सीट मिलता, जीतते या हारते, अपने सिंबल से चुनाव लड़ो। तुम यहाँ अपने बिरादरी के लोगों के साथ गुमराह कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, और वहाँ जाके उनके सिंबल से चुनाव। तुम्हारा लड़का एक भी पोस्ट ऐसा बता दो इंजीनियर परवीन निषाद का, जिसमें भाजपा का लोगो न रहता हो, भाजपा का झंडा न रहता हो और भाजपा का गुणगान न करता हो। है उसकी हैसियत भाजपा का, वो भाजपा का सांसद है, निषाद पार्टी का नहीं। लेकिन तुम बताते क्या हो कि वो हमारा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है वो, और पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाजपा जब चाहेगी लात मार के बाहर कर देगी। लेकिन क्यों नहीं करती है? क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग है, एक वोट शेयर है, जिसका डर रहता है पार्टियों को कि ये पूरा एक समाज नाराज हो जाएगा। और मैं समझता हूँ, अभी पीछे आपने सुना होगा कि ब्राह्मण समाज नाराज चल रहा है, निषाद समाज नाराज चल रहा है, राजभर समाज नाराज समाज कहीं नाराज चलता नहीं है। नाराज ये उसके उस समाज और बिरादरी के जो ठेकेदार हैं, दलाल हैं, ये नाराज हो जाते हैं। असल में जो जनता है और जनता की जो मूलभूत समस्या है और जो मेन दिक्कत है वो क्या है? बिजली, सड़क, पानी, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ये समस्या है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जनता में से कोई ऐसा आदमी होगा जो ये चाहता होगा कि संजय निषाद मुख्यमंत्री बन जाए और मेरा 10 मंजिला मकान बनवा देंगे, ये मेरे लड़के को नौकरी दिलवा देंगे। अगर कोई नौकरी और मकान बनवाता तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कितने लोग बनवा दिए हैं, 1 रुपये का हेल्प नहीं किए अपने साथ जिंदगी बर्बाद करने वाले लोगों के साथ, जो इनके साथ पूरा का पूरा पीढ़ी बर्बाद हो गया, इनको 1 रुपये का मदद नहीं किए हैं। और नहीं तो उल्टा उस आदमी के फेफड़े और उस आदमी को दारू पिला के बर्बाद करते हैं, चुनाव में और बाद में भी ये दारू पिला के खरीदते हैं। तो कोई आपकी बिरादरी का संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, कोई आदमी विधायक, मंत्री, सांसद बन जाएगा, आपको क्या लगता है वो आपका मकान बनवा देगा, आपके लड़के को नौकरी दिलवा देगा? दिलवाया है कोई आज तक?
लेकिन फिर भी हम नहीं समझने वाले लोग हैं। हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। और मैं कह रहा हूँ सही और गलत हर पार्टी और हर आदमी के अंदर है। मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सही आदमी हूँ, बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, लेकिन क्या आपको सही और गलत पहचानने की क्षमता नहीं है? ऐसे ही जितने भी ये समाज के दलाल और ठेकेदार दिख रहे हैं उनके गलत नियत को आप पहचान नहीं सकते हैं? सिर्फ डर के मारे। अभी पीछे मेरे घर पे एक शिकायत गई थी, आधे घंटे घर पे फोन करके कहा कि बड़ा नेता बन रहा है। अगर मैं मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा नेता बन रहा हूं, चलिए मैं मान लेता हूं, आपने इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है कि ये बहुत बड़ा नेता बन रहा है, मेरे घर पे शिकायत की गई है कि ये बहुत बड़ा नेता बन रहा है, इसको संभाल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप राजनीति में कदम रखे थे और राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, तो आपसे पहले की पीढ़ी के लोग आपके घर वालों को यही बात कहते कि इसको समझा लो, ये बहुत बड़ा नेता बन रहा है, तो आपको कैसा लगता? इस हिसाब से कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी, जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, आपके नज़र के सामने नेता, अगर वो नेता बनना ही चाहते हैं, अगर उनके अंदर क्वालिटी है, वो तो बनेंगे, नहीं बनेंगे वो किसी की ठेकेदारी तो है नहीं। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए, ये चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई वहाँ पहुँचे ही नहीं, मेरे अलावा और मेरे परिवार के अलावा कोई नेता बने ही नहीं। मेरे घर पे शिकायत की गई, मैंने घर पे पूछा, ये अनुरोध किया गया था या धमकी दिया गया था? घर वालों ने कहा कि वो धमकी तो नहीं था। नहीं, मैंने कहा अगर धमकी दिया हो गया हो तो उसका जवाब मैं जानता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा फालतू का टाइम बर्बाद करता नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा जब पानी सर के ऊपर चल जाता तब आता हूँ लाइन। मेरे घर पे फ़ोन करके शिकायत किया जा रहा कि इसको संभाल लो, ये बहुत बड़ा नेता बन रहा है, बहुत फेसबुक पे लिखता है, बहुत फेसबुक पे पढ़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किस बात की, आपके पर्सनल किस बात का विरोध करता हूँ मैं? जो सही और उसको सही कहता हूँ और जो गलत है उसको गलत कहता हूँ। ये मेरी बुराई है? नियत आपकी, आपकी सोच क्या है कि आपके सामने पूरे देश में और समाज में कोई दूसरा आदमी नेता पैदा नहीं होना चाहिए? आपके परिवार के अलावा कोई बुद्धिमान नहीं होना चाहिए? मतलब आप मानसिक गुलामी पैदा करना चाहते हैं, समाज में गुलाम बना कर रखना चाहते हैं सबको। किसी को इस हिसाब से तो भगवान को बुद्धि ही नहीं देना चाहिए हम लोगों के अंदर। भगवान की अगर यही इच्छा होती तो वो तो एक पूरे विधानसभा में एक ही आदमी को बुद्धि देते, बाकी लोगों को कह देते कि भैया उसके पास दे दिया, वो जैसा कहेगा वैसे ही चलना। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि कोई नौजवान आपके सामने सवाल ना पूछ दे, कोई नौजवान सामर्थ्यवान ना बन जाए, कोई नौजवान के अंदर योग्यता नहीं आनी चाहिए, कोई नौजवान इतना योग्य ना बन जाए, कोई नौजवान शिक्षित ना बन जाए कि आपसे सवाल पूछ दे और आने वाले भविष्य में आपके परिवार के लिए खतरा ना बन जाए। ये आपकी सोच है, और इस सोच को सब लोग जानते होंगे कि ये चल रहा राजनीति में। हर आदमी ये चाह रहा है कि उसके परिवार और उसके अलावा कोई नेता पैदा ना हो जाए। मुझे मेरे घर पर शिकायत की गई थी कि बहुत बनता है, बहुत नेता बनता है, इसको संभाल लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि आपके बारे में या आपके परिवार के बारे में, आपसे पीछे के जो नेता थे, आपसे सीनियर जो नेता थे, आपसे जो सीनियर बुद्धिजीवी थे, यही बात वो लोग कहते कि समझ जाओ तुम बहुत बड़ा नेता बन रहे हो। तो आप क्या आज नेता बन पाते? आपको तब रोक दिया होता तो आज नेता बन पाते आप? आपका परिवार आज इतना सक्रिय हो पाता है राजनीति में? लेकिन वो ठीक है, आप करें तो ठीक है, और कोई और समाज का, कोई क्षेत्र का, जिले का, देश का कोई नया नौजवान लड़का, मैं कह रहा हूं ठेकेदारी हो गई है। तो ठेकेदारी, अभी मैंने कहा कि ठेकेदारी जैसे वो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं, कोई समाज की ठेकेदारी कर रहा, कोई विधानसभा की ठेकेदारी कर रहा, कोई जिले की ठेकेदारी कर रहा, कोई जाति की ठेकेदारी कर रहा, कोई सरकार की ठेकेदारी कर रहा। ये ठेकेदारी व्यवस्था कहाँ ले जाएगी देश को और समाज को? इससे क्या समाज का भला होने वाला है क्या? कोई कहता है कि मैं अपनी बिरादरी का लीडर हूं, मैं वो हूं, क्या बोलते, उद्धार कर दूंगा, कोई कहता है मैं कर दूंगा। लेकिन जरा आप लोग तुलना करिएगा, किसी को भी आप मौका देते हैं, किसी को भी आप अपने समाज के हिसाब से, अपने समर्थन के हिसाब से, किसी ग्राम प्रधान को भी आप मौका देते होंगे, चुन के वो आता होगा, या विधायक को भी देते होंगे, सांसद को भी देते होंगे। आप जरा तुलना करिएगा कि समाज के मुद्दे और गांव का, क्षेत्र का मुद्दा जहां था
वहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, और उस आदमी के पर्सनल प्रॉपर्टी में, पर्सनल पावर में कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, वो कितना आगे बढ़ गया, कितना बदल गया उसका परिवार, उसका पूरा रिश्तेदार, पूरा कुनबा, पावर, सत्ता, पैसा कितना बदल गया। लेकिन जो असल समस्या थी वो वहीं की वहीं है, उसको उठाते भी नहीं है। जो आप जिम्मेदारी देते हैं उस जिम्मेदारी को तो ढंग से करते नहीं है, और ये भविष्य का ठेका लेते हैं पूरे समाज और पूरे बिरादरी का। वही कह रहा हूँ कि समाज का असली नेता, असली हितैषी वही होता है कि जो समाज को आगे ले जाने के लिए दिन रात, ये नहीं है कि आज संजय निषाद आरक्षण आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, नहीं तो हम समर्थन तोड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जैसे उनके लड़के को मंत्री बना दिए, चुप, मतलब समाधान हो गया पूरे पूरे निषाद बिरादरी का। अभी ओम प्रकाश राजभर, इसके मत मुताबिक इसको मंत्री पद दिया गया होता उस समय, या जो सीट ये मांग रहा था वो सीट लड़ने को दे दिया गया होता, तो ये अलग नहीं हुआ होता, और तब इसके पता नहीं कहाँ चली जाती वो सारी समस्या पिछड़े वर्ग की, दलित की और शोषित वंचित की। संजय निषाद आरक्षण की बात कर रहा है, इसके लड़के को मंत्री बना दीजिए, आप इसको डिप्टी सीएम बना दीजिए, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तब नहीं कहेगा कि आरक्षण की जरूरत है निषाद समाज को। तब निषाद समाज सिर्फ इसके वो बन जाने से ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता, जनरल कैटेगरी में, संपन्न परिवार, संपन्न समाज और संपन्न जाति व्यवस्था में आ जाता। यही चल रहा है, और मैं आप सभी मित्रों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम ये पल्ला झाड़ देते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि क्षेत्र में, समाज में, गांव में, देश में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्या चल रहा है, कम से कम उसको जब हम नज़रअंदाज जब कर देते हैं, उस पर जब नज़र नहीं रखते हैं, उसकी जानकारी नहीं रखते हैं, तब जाके कुछ लोगों का हौसला बढ़ जाता है, और इसी हौसले का, आपके चुप रहने का वो लोग फायदा उठाते हैं और हर जगह दबाते हैं। एक बार आप आवाज़ उठाइए, चाहे जिस स्तर पे भी आप उठा सकते हैं। अगर आपके हिसाब से अगर बीडीसी कोई है, अगर कोई ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, अगर कुछ भी गलत कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे डायरेक्ट भिड़ जाइए, लड़ाई करिए, मारपीट करिए, दुश्मनी कर लीजिए, लेकिन कानूनन जब पढ़े लिखे हैं तो कानूनन उसका प्रावधान है। कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया पे कोई गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, किसी को अपशब्द कहने की जरूरत नहीं है। बिना अपशब्द कहे, बिना गाली गलौज दिए भी अपने आप मजबूती से बात को उठा सकते हैं, और उठाना चाहिए। और यही आप जब नहीं करते हैं, यही जब युवा वर्ग करता नहीं है और छोड़ देता है कि अरे मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों पड़ूँ चक्कर में, मैं इन बड़े नेताओं के चक्कर में क्यों पड़ूँ, आज पावर में है, मुझे मरवा देगा, फांसी दिलवा देगा, मुकदमे लदवा देगा, तब जाके उनका हौसला बढ़ जाता है। और जब लोग डरने लगते हैं तो वो अपने आप को बाहुबली समझने लगते हैं। जनता से बड़ा पावर किसके अंदर है? आपने ही बनाया है इन लोगों को, आपके कर्जों के तले ये लोग आज फूले फले हैं। आप नहीं रहते तो न जाने ये लोग कहाँ रहते, और फिर आपको ही धमकाया जाता है और आप डरते हो इनसे। फिर एक बार मैं आग्रह करता हूं कि जो भी आपको दिखाओ, बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात को रखना चाहिए। कई लोग रखते भी हैं, उनका स्वागत भी है, लेकिन सारे युवा समाज, जब तक देश का युवा समाज सक्रिय नहीं होगा और जब तक देश का युवा समाज नहीं बदलेगा, तब तक देश बदलने वाला नहीं है। सरकार कोई भी आ जाए, कोई भी चली जाए, कोई सरकार देश और समाज को बदल नहीं सकती है। जब तक समाज और जनता खुद जमीनी स्तर पर उसके उस बदलाव करने के लिए राजी ना हो, जब तक युवा वर्ग उसमें सक्रिय ना हो। सिर्फ हम युवा वर्ग यही कह देते हैं कि हमें क्या लेना देना है इस मामले से। इतने सारे प्रावधान हैं, इतने सारे कानून हैं, इतनी सारी जानकारियां हैं, इतने सारे अनुच्छेद हैं, धारा हैं, जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक गांव का प्रधान उसी खड़ंजों को उजाड़ के, चुचुल के एक टाली माटी डाल के फिर से नया करके दिखा देता है और लाखों रुपए लूट लेता है, कुछ नहीं कहते हैं। इतना घोटाला करता है। मैंने कई बार कहा है कि छोटे से छोटे ग्राम पंचायत में हर साल 1 करोड़ रुपए का बजट आता है, 5 साल में 5 करोड़ रुपए। और किसी ग्राम सभा में अगर कुछ दिखता है तो वो बिजली दिखता है, वो प्रधान नहीं कराया है, वो पहले से हुआ पड़ा है, या प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कराई है। और रोड दिखता है, वो भी प्रदेश सरकार या राज्य सरकार कराई है। तो आखिर ये प्रधान लोग 5 साल में 5 करोड़ रुपए का करते क्या है भाई? किसी भी ग्राम सभा में 5 करोड़ रुपए लग जाए तो दिखाना पड़ेगा क्या? अपने आप दिखेगा। और ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं
जिन्होंने मिसाल कायम किया है, इतने काम हुए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और जब तुलना मैं दिखाऊंगा किसी ग्राम पंचायत में जाके, बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत हैं, और जाके जिस दिन वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ये भी उत्तर प्रदेश का एक ग्राम पंचायत है और यहाँ का भी प्रधान उतना ही पैसा मिलता है जितना अपने यहाँ के प्रधान को मिलता है, लेकिन लूट घसोट हर चीज़ में इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और वो क्यों बढ़ा है? जब जनता अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इतना जानती है कि मेरा काम है वोट दे देना, और वोट से पहले दारू और मुर्गा लेके सिर्फ वोट दे दो, बस इतना ही काम हो गया, तो उनका तो मन बढ़ेगा ही। आप किसी आदमी को नौकर चुन रहे हैं, नौकर, प्रतिनिधि, आप मालिक हैं, और आपका पूछना, आपका हिसाब लेना आपका है, बिल्कुल दायित्व है और अधिकार है आपका। लेकिन जैसे ही आप एक आदमी आवाज़ उठाता है, उसको दबा दिया जाता है। जैसे मैं बताऊं, मेरे घर पे फ़ोन करके कह दिया गया कि इनको संभालिए, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा नेता बनता है, और मैं दब जाऊं, तो फिर तो मेरे आसपास के कुछ जो भी लोग ये बात जानते होंगे कि संतोष के घर पे फ़ोन गया था, वो सारे के सारे दबे रह जाएंगे। कोई कुनबे और गांव से किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो ऐसे देश बदलेगा क्या? ऐसे समाज बदलेगा क्या? मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जब तक देश का और समाज का, क्षेत्र का, गांव का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक युवा वर्ग हर एक चीज़ में अपनी सक्रियता, दमदारी और मजबूती से ना करे। चाहे वो किसी भी चीज़ का वो गलत अगर हो रहा है तो वहाँ बिल्कुल खड़ा हो जाना चाहिए। पुरानी व्यवस्थाएं, हम किसी का अपमान करने का बिल्कुल मन नहीं है और ना हम करना चाहते हैं, लेकिन समाज जब तक समय के साथ नहीं चलेगा तब तक कैसे बदलाव हो जाएगा। और अंत में फिर एक बार यही कहना चाहता हूँ, वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है मेरा, कि सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, ये लोग बिल्कुल ध्यान से, चौक से भविष्य के बारे में, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा सोचेगा क्या? आप बताइए, मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो कोई दूसरा मेरे बारे में सोचेगा क्या? ऐसे मेरा गांव है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा विधानसभा है, मेरा जिला है, मेरी बिरादरी है, सब लोग मिलकर जब अपने बारे में मैं तो कह रहा हूँ, हर आदमी जब कमाना, मैं भी कमाना चालू कर दूँ, आप भी, मेरे घर में मान लीजिए, मेरे गांव में मान लीजिए 100 घर है, और जब 100 लोग अपनी मेहनत चालू कर देंगे, 100 के 100 लोग, हर परिवार के लोग जब पढ़ना लिखना चालू कर देंगे, सब कमाना चालू कर देंगे, मेहनत चालू कर देंगे, तो उनको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी? किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो किसी भीड़ का हिस्सा होंगे क्या? वो अपने आप डेवलप कर जाएंगे। लेकिन जब हम भरोसे पे बैठ जाते हैं कि नेताजी के साथ घूमिए, 20 साल बर्बाद करिए अपना, नेताजी जब जीत जाएंगे तो उनका इतना हाई लेवल हो गया सिस्टम कि आप उसमें फिट ही नहीं बैठते हैं। आपको देख के वो मुँह छिपा के भागते हैं कि साला बेकार कपड़ा पहना है, कभी बोल ना दे, कुछ पैसा ही ना मांग दे, कोई मदद ही ना मांग दे। यही चलता है और इससे पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। मेरा गाँव इस चीज़ का उदाहरण है। जो लोग आसपास के हैं वो लोग जानते होंगे। आज भी, पहले तो मजाक बनाया जाता था कि कोई ट्रक जा रहा था और राजनीति का एक किताब गिर गया था, वही गांव सब लूट लिए थे सब। फिर मजाक में बनाया गया कि एक ट्रक नील जा रहा था और वहीं गिर गया, सब नील बिटोर लिए सब। जो पुराने लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे कि पूरा का पूरा गाँव मेरा इसी दलदल में फंसा हुआ था और एक नहीं, 2-2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। आज आपको पूरे गांव में जितना भी कुछ आपको दिखता होगा, किसी के घर मड़ई और छप्पर से, खपड़ेल से जब छत दिखता होगा, 90% से अधिक छत आज के युवा, वो युवा जिसके पिछली पीढ़ी ने राजनीति के चक्कर में किसी के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उल्टा कर्ज लाद लिया था। और उस युवा को, जिस युवा को पढ़ने की उम्र थी, जिस युवा को खेलने की उम्र थी, वो अपने सारे अरमानों को त्याग करके विदेश गया, मेहनत किया, तब जाके घर दिख रहा है, जो भी दिख रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्डिंग दिख रही है, जो भी जिसका दिख रहा है वो आज के इस समय के नए पीढ़ी के जो युवा है उनकी मेहनत का नतीजा दिख रहा है। पूरी की पूरी 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। किसके चक्कर में? नेतागिरी के चक्कर में। और नेता बना कौन? एक आदमी। वो पूछता है किसी को? पूरे गांव में किसी को नहीं पूछता है। पूरे गांव में किसी को नहीं पूछता। गांव का कोई आदमी मर जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही चीज कम से कम हमारे सामने तो उदाहरण है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो कोई नेता कोई कुछ करने नहीं आएगा, आप उसके साथ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेंगे, सड़क पे लेट जाएंगे, भीख मांगेंगे, वोट मांगेंगे। जिस दिन आपके परिवार पे आफत आ जाएगी ना, आजमा के देख लीजिएगा, कोई मदद मिलने वाली नहीं है आपको, कोई नहीं देगा मदद। और हम लोग इस चीज के प्रमाण हैं। मेरे चाचा 20-30 साल, एक मेरी तो दो 3 लोग इस परिवार के प्रमाण हैं। मेरे पापा एक नेता के साथ पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सरकारी नौकरी थी, गौरी बिहार चीनी मिल पे
घर से कह के जाते थे कि मैं चीनी मिल पे जा रहा हूँ, राम लक्ष्मण पर साइकिल रख कर चुनाव प्रचार में चले जाते थे। सड़क पे लेट लेट के, एक और पन्नेलाल सोनकर है, आप लोग जानते होंगे, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, कहीं गए नहीं। और ऐसे अनगिनत लोग हैं गांव के जो एक आदमी को इतनी मेहनत खून पसीना अपना दे दे के और नेता बना दिए। वो नेता जब बना तो अपने नाम से जाना जाता है, वो रत्ती भर इज्जत तक तो देता नहीं, और पैसे और मदद की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक तिनका नहीं दिया होगा। एक मेरे पापा, मैं अपने पिताजी की बात बता रहा हूँ, ऐसी मेरे चाचा 20-25 साल से एक दूसरे नेता के साथ जीवन बर्बाद कर दिए। भाजपा से जुड़े हुए थे, भाजपा के पार्टी का काम कर रहे थे, और उनकी एकलौती लड़की थी और बीमार पड़ गई, छोटा सा इन्फेक्शन था। पूरा शासन तर पूरे पूरे ये पार वाले लोग, सत्ता में रहते हुए लोग, न मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट दिलवा पाए, और न वो बेड मिला, और न पीजीआई में मिला। उल्टा लखनऊ में जाके फंस के प्राइवेट हॉस्पिटल से 5-6 लाख रुपए लूट भी चुके हम लोग, लूट लिया, और वो बहन मर भी गई। ये मैं कहना नहीं चाहता था, बहुत पुरानी बात हो गई, 1-2 साल पुरानी, लेकिन दर्द है इसलिए कह रहा हूँ। कोई काम आने वाला नहीं। ऐसे बहुत लोग उदाहरण हैं, आप लोग खुद बहुत सारी बातों में आजमा लिए होंगे। मुझे लगता है कि सब लोग जानते होंगे कि जब आफत आपके पड़ जाएगी ना, तो आपका वही, जो आपका 1 रुपये रहेगा वही काम आएगा, वही नात रिश्तेदार और गांव और कुनबा काम आएगा। ये जिसके पीछे आप घूमते हो कोई काम देने वाला नहीं है आपका। उल्टा ये लोग फ़ोन तक नहीं उठाएंगे, ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं, सिफारिश तक नहीं करते हैं, और ऐसे लोग के साथ हम जीवन बर्बाद करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर मेरी आज की बातों का। बहुत बहुत धन्यवाद।